गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज जो सेशन लेके आए हैं, इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। एडुटेरिया पब्लिकेशन का फ्रेंड्स ये बुक है जिसमें कि टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो इसमें हम लोग डेली बेसिस पे एक सेट कवर करेंगे। टोटल 100 प्रश्न हम लोग देखेंगे विस्तार पूर्वक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसमें कह रहा है कि शौनक तथा पैपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है। सही आंसर अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, शौनक तथा पैपलाद जो है ये अथर्ववेद की शाखाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें अगर अथर्ववेद की तो देखिए, अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई थी और इस वेद में लगभग 731 मंत्र तथा 6000 पद है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। औषधि का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही किया गया है। अथर्ववेद में मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण भी मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में किसके द्वारा किया गया था। सही आंसर इसका कलहन हो जाएगा। ठीक है, कलहन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक जो है फ्रेंड्स ये कलहन ही है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसके बाद अगले प्रश्न में कह रहा है कि मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो सही आंसर इसका ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि लोथल और चनहुद्रो ये दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स, याद रखना है। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था और इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, मनके बनाने वाली कारखानों का प्रमाण जो है वह लोथल और चनहुद्रो दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि बौद्ध मठ की परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सही आंसर इसका 5 हो जाएगा। 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है और वे 5 श्रेणियां हैं: अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप, स्मारक स्तूप, प्रतीकात्मक स्तूप और मन्नत स्तूप। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 5 श्रेणियां इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी। राइट आंसर 1347 ईस्वी हो जाएगा। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बेहमन शाह ने की थी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्न में से क्या था। राइट आंसर इसका राम प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर तथा महाराणा प्रताप के मध्य में जो है 1576 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राम प्रसाद इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया गया है। और नेक्स्ट है, भैरवाल की संधि किस वर्ष हुई थी। सही है, 22 दिसंबर 1846 को भैरवाल की संधि जो है यह अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य में हुई थी 22 दिसंबर 1846 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 1911 के दिल्ली दरबार के घोषणा में निम्न में क्या शामिल था।
सही आंसर इसका इनमें से सभी हो जाएगा। बंगाल विभाजन रद्द, बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना और बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल। ठीक है, तो ये इसमें शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सेवा समिति की स्थापना निम्न में किसने किया था? राइट आंसर इसका हृदयनाथ कुंजरू हो जाएगा। ठीक है, सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने इलाहाबाद में किया था। ऑप्शन नंबर जो एक दिया है इस क्वेश्चन का, माफ़ कीजिएगा, ए जो दिया देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया है फ्रेंड्स, चलिए इसको देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रमुख युद्ध है, दूसरे तरफ जो है उससे संबंधित वर्ष दिया गया, पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो रूहेला का युद्ध यहाँ पे देखिए जो 1772 ईस्वी दिया गया, ये सही सुमेलित नहीं है। रूहेला का युद्ध 1772 ईस्वी में नहीं बल्कि 1774 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1774 ईस्वी, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर जो 11 यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स दिया है। इसमें कह रहा है कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? सही आंसर आगा खां महल हो जाएगा। ठीक है, देखिए 9 अगस्त 1942 को, ठीक है, 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया था, जिसके तहत सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था और कस्तूरबा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां महल में बंद कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया गया है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? राइट आंसर इसका ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, कंद विद्रोह जो है ये 1837 ईस्वी में ओडिशा में हुआ था और इस विद्रोह के नेता चक्र बिसोई थे, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया है इसको देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। इसमें कह रहा है कि शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? राइट आंसर इसका 2023 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, शांति निकेतन को वर्ष 2023 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही हो जाएगा। भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा देखिए चेन्नई। भारतीय शिल्प परिषद की स्थापना जो है 1964 ईस्वी में कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1964 ईस्वी में कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है इसकी स्थापना करी गई थी और इस परिषद का मुख्य उद्देश्य शिल्पकारों के हितों की रक्षा करना तथा शिल्प परंपरा को जीवंत रखना है। ऑप्शन नंबर ए चेन्नई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिंग गार्ड एवं बैकबोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़ा हुआ है बास्केटबॉल से। ठीक है, किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बास्केटबॉल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी? सही आंसर इसका इंदिरा गांधी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा वर्ष 1983 ईस्वी में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और इस कार्यक्रम का संचालन DRDO द्वारा किया जाता है। इसको भी जरूर याद रखिएगा, किसके द्वारा? DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में कौन है? तो इसके जनक है थॉमस एडिसन। ठीक है, जंतु विज्ञान की शाखा एंडोक्राइनोलॉजी के जनक थॉमस एडिसन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो फ्रेंड्स ये आते हैं द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं विद्युत, गैस और जलापूर्ति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था?
सही है 1931 ईस्वी में। ठीक है, 1931 ईस्वी में जो है इनके द्वारा किया गया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 ईस्वी में करी गई थी और VKR राव के द्वारा 1931 में पुनः वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की गई और 1931 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 49 रुपये बताया गया था। कितना? 49 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। और नेक्स्ट है, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? तो ये पेंशन के क्षेत्र में जो है 100% नहीं है। ठीक है, पेंशन के क्षेत्र में 100% नहीं है। पेंशन के क्षेत्र में कितना है? तो 49% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है, विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में इनमें से क्या शामिल नहीं है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में शामिल नहीं है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इस सेट का, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया था? तो वह समिति थे सुरेश तेंदुलकर समिति। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन जो है 2005 ईस्वी में किया गया था और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 2009 ईस्वी में प्रस्तुत की और इस समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु नए फॉर्मूले को अपना आधार बनाया और इसी नए फॉर्मूले में कॉस्ट ऑफ लिविंग को निर्धनता की पहचान के लिए आधार के रूप में स्वीकार किया गया। ऑप्शन नंबर ए, सुरेश तेंदुलकर समिति इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? सही आंसर इसका हो जाएगा प्रबोवो सुबियांटो। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो ने भाग लिया और याद रखिएगा, भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति सुकर्नो भारत के मुख्य अतिथि थे। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम स्वर्णिम भारतः विरासत और विकास है। इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? तो इसमें भारत को टोटल 6 पदक प्राप्त हुआ था। ठीक है, देखिए 33वें ओलंपिक का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस में किया गया था और भारत ने इस ओलंपिक में 1 रजत तथा 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक इसमें जीते थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? सही हो जाएगा, देखिए 1.8%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो फ्रेंड्स, मनरेगा के तहत जो है इसमें टोटल 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें कह रहा है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर ओडिशा हो जाएगा। देखिए 2024 में ओडिशा में हुए विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के कुल 147 सीट में 78 सीटें प्राप्त हुआ। ठीक है, 78 सीटें जो है इसमें प्राप्त हुआ और भाजपा ने मोहन चरण मांझी को ओडिशा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया है और याद रखिएगा, इनसे पूर्व श्री नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है कजाकिस्तान में। कहाँ पे किया गया है? कजाकिस्तान में। फ्रेंड्स याद रखिएगा, बेलारूस SCO का नया सदस्य देश बना है और वर्तमान में SCO में कुल 10 सदस्य देश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से रुद्रम वन क्या है?
तो रुद्रम 1 जो है एक मिसाइल है, ठीक है। भारत ने हाल ही में अपनी स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया है और इसका निर्माण DRDO के द्वारा किया गया है। यह भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे हवा से सतह पर मार करने हेतु विकसित किया गया है और इसे 500 मीटर से 15 किलोमीटर की अलग अलग ऊंचाइयों से प्रक्षेपित किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर 159वां हो जाएगा, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 159वां है और 2023 में जो है इसमें भारत को 161वां स्थान मिला था, ठीक है। कब मिला था? 2023 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखेंगे फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है? सही हो जाएगा, टोटल 5 व्यक्तियों को 2024 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया है और वे 5 व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर दिया गया है, ठीक है। वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? सही हो जाएगा, टोटल 139 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार दिया गया 2025 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और फ्रेंड्स इसमें याद रखिएगा 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार जो है दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर इसका 25 जून हो जाएगा, ठीक है। केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। उल्लेखनीय है कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, जिसके कारण कथित तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का दमन किया गया है और इसी के विरोध में मोदी सरकार के द्वारा उक्त तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा करी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला जो प्रश्न है उसको देख लीजिए, प्रश्न नंबर 34। देखिए फ्रेंड्स इस प्रश्न में कह रहा है कि होपैक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है? राइट आंसर इसका भारत और मिस्र हो जाएगा, ठीक है। होपैक्स भारत तथा मिस्र के मध्य आयोजित वायुसेना सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन 2024 ईस्वी में मिस्र में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही हो जाएगा। 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर सूर्यबाला हो जाएगा, ठीक है। सूर्यबाला को जो है 34वां व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया? तो वह दिवस था विश्व जैव विविधता दिवस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को GI टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर ए है सही। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है? सही है, 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है तमिलनाडु राज्य से। नंजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है और इसे 2024 ईस्वी में रामसर सूची में भी शामिल किया गया था, इसको भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका लक्ष्य रखा गया है 2028 ईस्वी को, ठीक है। भारत ने 2028 तक चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है और चंद्रयान 4 का लक्ष्य चंद्रमा से नमूने तत्व को लेकर पृथ्वी तक वापस पहुंचाना है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो वह फिल्म हो जाएगा ओपेनहाइमर, ठीक है।
ओपेनहाइमर को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला था। साथ ही सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया था, ये भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही। अगले प्रश्न में कह रहा है कि किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? सही आंसर इसका झारखंड हो जाएगा। झारखंड सरकार के द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करी गई है, जिसके तहत पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह करने वाली महिला को सरकार के द्वारा 2 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, 2 लाख। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में क्या कहलाते हैं? राइट आंसर यौगिक कहलाते हैं। देखिए, 2 या 2 से अधिक सार्थक खंड वाले शब्द जो है यौगिक कहलाते हैं, और किसी निश्चित अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को सार्थक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही हो जाएगा। देखिए, इति प्लस आदि हो जाएगा इत्यादि का सही संधि विच्छेद। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास, देखिए, जिस समास के दोनों शब्द प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। तो पाप और पुण्य में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 46। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ हो जाएगा काम के लिए समय चाहिए। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है, देखिए इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे अगला प्रश्न। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए, शुद्ध वाक्य यहाँ पे है ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है, आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, ये जो है यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर में कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, आर यू रियली डिजीरियस विजिटिंग ब्लैंक है जापान दिया गया है। तो यहाँ पे यूज होगा ऑफ का। ठीक है, देखिए इसमें जो है डिजारियस शब्द के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट गिवन सेंटेंस इन हिंदी दिया है, भूगोल सीखना कठिन है। इसको हिंदी में क्या करना है? तो ट्रांसलेट करना है। राइट आंसर फ्रेंड्स इसका हो जाएगा जियोग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि चूज द अपोजिट वर्ड फॉर द गिवन क्वेश्चन। वर्ड है गॉर्जियस और इसका क्या करना है? अपोजिट वर्ड चूज करना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हो जाएगा प्लेन। ठीक है, देखिए गॉर्जियस जो है इसका अर्थ होता है भव्य या फिर शानदार बोल सकते हैं। ठीक है, शानदार। और इसका बात करें अगर उल्टा की तो इसका हो जाएगा प्लेन, जिसका अर्थ होता है साधारण। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? साधारण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? वो कौन सा एक्ट है? तो वह एक्ट है भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन को अपने अंतर्गत ले लिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला जो प्रश्न है इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 53। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है। सही हो जाएगा, रूसी क्रांति से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को रूसी क्रांति से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 20 का 3, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 55। इसमें कह रहा है कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख वर्णित है।
सही हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व से। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण राज्य के नीति निदेशक तत्व में उल्लेखित है। संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण का उल्लेख है, जिसके अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही आंसर इसका हो जाएगा मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। ऑप्शन नंबर डी है इसका बिल्कुल सही आंसर। भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए सरकार से स्वतंत्र है। ठीक है, सरकार से स्वतंत्र है, ये कथन जो है देखिए भारतीय संसद के सचिवालय के संबंध में बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को चलिए एक तरफ से देख लीजिए, लोक लेखा समिति, विभागीय समिति, याचिका समिति, स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति है। और सूची 2 में जो है देखिए वित्तीय समिति, कार्यकारी समिति, तदर्थ और स्टैंडिंग समिति जो है इसके रूप में दिया गया है। इसको सही मिलान जो करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, पी का 1, क्यू का 4 हो जाएगा, आर का 2 और एस का 3। ठीक है, अगला जो प्रश्न है देखिए इसमें कह रहा है कि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे कश्मीरी। ठीक है, भारतीय संविधान में जो है जो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 हुआ था उसमें कश्मीरी भाषा को जो नहीं जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो वह है वित्त आयोग। ठीक है, केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा वित्त आयोग करता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स देखिए इस पे कह रहा है कि भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? तो इसे इयोन कहते हैं। ठीक है, भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को इयोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सही। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है? तो वह ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह। शनि ग्रह जो कि चट्टानों से बने हुए नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो वह देश है हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए सिंगापुर। ठीक है, विश्व में माफ कीजिएगा एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? नेफोस्कोप हो जाएगा। नेफोस्कोप बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी कथन जो है इसमें देख लीजिए सत्य हो जाएगा। यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल है और विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल जो है वह सहारा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो वह दर्रा हो जाएगा देखिए अघील। ठीक है, अघील दर्रा जो है यह लद्दाख में स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वह है चिनाब नदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। NH-44 में जवाहर सुरंग स्थित है और राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों के कुल लंबाई का लगभग 2% है। तो देखिए इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? सही है इसका 1958 ईस्वी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि NEERI की स्थापना 1958 में नागपुर में की गई है। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न
वन्यजीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? अंडमान एवं निकोबार हो जाएगा। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार। याद रखिएगा, मार्च 2023 तक भारत में कुल 566 वन्यजीव अभयारण्य है और वन्यजीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हो जाएगा, टोटल 96। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है? तो वह तत्व है मैंगनीज, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? डी ब्रॉगली। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रॉगली ने किया था। ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो है देखिए ये घटती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न चलिए देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? तो इसका आकार 10 के पावर -3 से 10 के पावर -4 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो ये अयस्क है लोहा का। ठीक है, लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो लोहा का अयस्क है। ये ऑप्शन नंबर बी। लोहा का जो कुछ अन्य अयस्क है चलिए उसको भी देख लीजिए। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और आयरन पायराइट जो है ये भी लोहा के अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हराकसिस को। ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। ठीक है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो है यह एक रंगहीन तैलीय द्रव है और इसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है। यह डायनामाइट बनाने के काम आता है और यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल की ग्लिसरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे फ्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है हार्टविग को। ऑप्शन नंबर बी, माफ कीजिएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सत्य कथन है प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है। ऑप्शन ए याद रखिए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? गॉल्जी काय को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जीन की आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सिस्ट्रॉन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है इसे? सिस्ट्रॉन कहा जाता है, याद रखिएगा। जीव द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? तो इसका अनुपात जो है वह है 19:81। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये होता है तांबा की कमी से। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? वह कौन से संघ के जंतु है? तो सही हो जाएगा संघ पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा के संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। ये बहुकोशिकीय जंतु है परंतु कोशिकाएं नियमित उत्तकों का निर्माण नहीं करती है और शरीर में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका एम्फीबिया वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से वृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है? किस पादप हार्मोन के छिड़काव से? तो वह हो जाएगा देखिए जिब्रेलिन्स पादप हार्मोन के छिड़काव द्वारा वृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है और जिब्रेलिन्स पादप हार्मोन कवक से निकाले जाते हैं और यह हार्मोन बौने पौधों को लंबा कर देता है। ये भी जरूर याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही आंसर। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही आंसर देखिए इसका हो जाएगा यहाँ इनमें से सभी।
ठीक है, इनमें से सभी जो है देख लीजिए इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और देखेंगे अब अगला प्रश्न, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों होगा, यानी कि दाब अदिश राशि है। और 2 में है कार्य का अभिमेय सूत्र ml/2 t का पावर -2 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देख लीजिए। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य होता है, तो सही है इसका ऋणात्मक। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये हो जाएगा सही। भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन जो है इसमें सत्य नहीं है, तो देखिए इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर पर सेकेंड जो होता है ये यहाँ पे सत्य कथन नहीं होगा, क्योंकि इसका कक्षीय वेग जो होता है वो होता है 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, तो राइट आंसर जो इसका दिया गया है वह दिया गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 3 जो है देखिए ये सही हो जाएगा। जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, और जब समांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला जो प्रश्न दिया है इसको देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो फ्रेंड्स सही आंसर m = 1 + dy/f हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में यंत्र है, सूची 2 में उसका माप दिया गया है, तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया है। 1 का S, 2 का Q, 3 का R और 4 का P हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित करती है। सही हो जाएगा परावर्तन। ठीक है, परावर्तन फ्रेंड्स वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित करती है। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर। फ्रेंड्स यहाँ से देख लीजिए अब मैथ का क्वेश्चन शुरू हो जा रहा है। 96 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। 97 का राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है 98 नंबर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो डी दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन था आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जरूर देखिएगा इस वीडियो को और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा था। ठीक है, ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।